हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम ए तिवारी भाग 2 का चैप्टर 14, जिसका मैंने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख सकते हैं। ये चैप्टर 14 का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट में हमने क्या क्या कंप्लीट किया। हमने प्लेटो, अरस्तु, एपिक्यूरस, रूसो, सेंट साइमन, आगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, प्रोदो, जोसेफ प्रोदो जिनका पूरा नाम है, कार्ल मार्क्स, हीगल, ल्यूकास और मैक्स वेबर। ये सारे थिंकर्स को हमने 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये सारे थिंकर्स की वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इसके आगे के थिंकर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फर्नांडिस टॉनिज के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो फर्नांडिस टॉनिज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1855 में और मृत्यु हुई थी 1936 में। ये एक जर्मन समाजशास्त्री थे, जर्मनी से संबंधित थे। जर्मन समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक पिता फर्दिनांड टॉनिज का जन्म 1855 ईस्वी में इडर स्टेट, जर्मनी के एक फॉर्म में हुआ था। टॉनिज एक समृद्ध किसान परिवार से संबद्ध थे। आप समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। आपके द्वारा वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के संदर्भ में सबसे बड़ा योगदान शुद्ध समाजशास्त्र, प्योर सोशियोलॉजी का विचार है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक संबंधों का विश्लेषण करना है। इनकी प्रमुख कृतियां मतलब पुस्तकें टॉनिज की कौन कौन सी है। पहली है गेमेंसॉफ्ट एवं गैसेलसॉफ्ट। गेमेंसॉफ्ट में परंपरागत समाज की बात की गई है और गैसेलसॉफ्ट में आधुनिक समाज की बात की गई है। ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, हर एग्जाम में पूछा जरूर से जाता है। नेक्स्ट पुस्तक है कम्युनिटी एंड सोसाइटी, 1887 में आई थी। नेक्स्ट पुस्तक है कस्टम, अ एसे ऑन सोशल कोड्स। नेक्स्ट पुस्तक है पब्लिक ओपिनियन और नेक्स्ट पुस्तक है गेमेंसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट मतलब समुदाय और समिति। ये पुस्तक नहीं, ये एक अवधारणा दिया है। पुस्तक भी इसी नाम से पब्लिश हुई थी इनकी। टॉनिज का मानना है कि समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संबंधों का विश्लेषण करना है। टॉनिज का कहना है कि इन संबंधों के निर्माण में मानवीय इच्छा महत्वपूर्ण है, अर्थात इच्छाएं ही सामाजिक संबंधों को जन्म देती हैं। टॉनिज 2 प्रकार की इच्छाओं को मानते हैं। पहला है प्राकृतिक इच्छा मतलब वेसन विल और दूसरा है तार्किक इच्छा कर्ट विल। प्राकृतिक इच्छा सहज वृत्तिक मूलक जरूरतों, आदतों, अवस्थाओं और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति है। प्राकृतिक इच्छा ने जिस संगठन को विकसित किया उसे गेमेंसॉफ्ट समुदाय कहते हैं। तार्किक इच्छा मतलब रैशनल विल लक्ष्य हेतु साधनों के चुनाव में साधनात्मक तार्किकता को परिलक्षित करती है। इस इच्छा से जिस संगठन का विकास हुआ है उसे गैसेलसॉफ्ट मतलब समिति कहते हैं। सिंपल सा मतलब है, समुदाय अगर आएगा तो वो गेमेंसॉफ्ट कहलाएगा और गैसेलसॉफ्ट आएगा तो वो समिति से संबंधित है।
अतः इच्छाएं संबंध को और संबंध संगठन का निर्माण करती है। टॉनिच के अनुसार ऐसे समाज जो साझा संस्कृति और जीवन शैली पर आधारित हैं तथा मुख्यतः पारंपरिक बंधनों द्वारा बंधे होते हैं, उन्हें समुदाय मतलब गैमेन सॉफ्ट कहते हैं। समुदाय में जनसंख्या अधिकांशतः गतिहीन परिस्थिति जन्मजात होती है। ऐसे समाज में आस्थाओं, भावनाओं और सहयोगी संबंधों के विकास में परिवार और धार्मिक समूहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार के समाजों में व्यक्ति की उन सभी आवश्यक इच्छाओं मतलब एसेंशियल विल की पूर्ति होती है जिनका व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे संबंधों के दर्शन गांव और छोटे समुदायों में किए जा सकते हैं, किंतु जैसे जैसे इन समाजों में श्रम विभाजन अधिकाधिक जटिल होता जाता है, ये संबंध अनुबंधात्मक संबंधों में बदल जाते हैं और इन्हीं के आधार पर गैसर सॉफ्ट सामाजिक संबंधों को प्रदर्शित करने वाले विशाल संगठनों और नगरों का विकास होता जाता है। गैसर्स ऑफ सामाजिक समितियों और संघों पर आधारित होते हैं जो भिन्नताओं के आधार पर बंधे होते हैं। भिन्नताओं को जटिल श्रम विभाजन और अंतर पारस्परिकता द्वारा बांटा जाता है। जहाँ प्राकृतिक इच्छा वास्तविक और जैविक होती है, वहीं तार्किक इच्छा संकल्पनात्मक और कृत्रिम होती है। इच्छा के ये स्वरूप समुदाय और समिति के बीच अंतर से मिलते जुलते हैं, क्योंकि सामुदायिक जीवन प्राकृतिक इच्छा की अभिव्यक्ति है और सहकारी जीवन तार्किक इच्छा का प्रतिफल है। निम्न रेखाचित्र के माध्यम से हम इसे समझेंगे। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राकृतिक इच्छा और दूसरी होती है तार्किक इच्छा। इंग्लिश में इसे नेचुरल विल कहते हैं और इसे रैशनल विल कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, संबंध होते हैं दोनों के। जो प्राकृतिक होता है उसमें क्या अनौपचारिक संबंध होते हैं और समुदायात्मक समाज मतलब गैमन सॉर्ट होता है। और जो तार्किक होता है उसमें क्या औपचारिक अनुबंधात्मक मतलब कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन होते हैं। और ये क्या होता है, समितात्मक सम होता है। समितात्मक की विशेषता ये है कि ये किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना होता है, जबकि समुदाय की विशेषता होती है इसकी उत्पत्ति क्या होती है, स्वतः होती है। इसके उत्पत्ति का कारण कोई उद्देश्य नहीं होता है और समिति के उत्पत्ति के कारण उद्देश्य होता है। अब हम जानेंगे गैमन सॉफ्ट और गैसर सॉफ्ट में अंतर मतलब समुदाय और समिति में अंतर। गैमन सॉफ्ट मतलब समुदायात्मक समुदाय समाज और गैसर सॉफ्ट मतलब समितात्मक समाज। समान इच्छा मतलब कॉमन विल और इसमें क्या होता है, समिति में व्यक्तिगत इच्छा होती है। गैमन सॉफ्ट का प्राकृतिक इच्छा पर आधारित होती है और गैसर सॉफ्ट रैशनल इच्छा तार्किक इच्छा पर आधारित होती है। गैमन सॉफ्ट में क्या होता है, सामुदायिक स्वार्थों का प्रभुत्व होता है और गैसर सॉफ्ट में व्यक्तिगत स्वार्थ का महत्व होता है। गैमन सॉफ्ट में विश्वास, अर्थ, रूढ़ियां एवं प्रथाओं को महत्व दिया जाता है, जबकि गैसर सॉफ्ट में सिद्धांत, जनमत, फैशन और धर्म को महत्व दिया जाता है। गैमन सॉफ्ट सावयवी, प्राकृतिक और एकात्मकता पर आधारित होता है और गैसर सॉफ्ट यंत्रवत, अनुबंधात्मक, एकात्मकता और वाणिज्य पर आधारित होता है और विनिमय पर आधारित होता है। गैसर सॉफ्ट सामान्य और सामुदायिक संपत्ति पर आधारित होता है। गैमन सॉफ्ट और गैसर सॉफ्ट क्या होता है, गैसर सॉफ्ट मतलब समुदाय और इसका मतलब क्या हुआ, समिति। समिति क्या होती है, निजी संपत्ति पर आधारित होती है और ये क्या होता है, द्वितीयक समूह होता है। और समुदाय क्या होता है, गैमेन्स ऑफ समान या सामुदायिक संपत्ति पर आधारित होती है और प्राथमिक समूह होता है। टॉनिज का समाजशास्त्र। टॉनिज का मानना है कि मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र का मुख्य
उद्देश्य है। टॉनिज अपनी कृति गेमेनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट में समाजशास्त्र को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है विशुद्ध समाजशास्त्र मतलब प्योर सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात समुदाय और समिति इसके अध्ययन विषय हैं। दूसरा है व्यवहारिक समाजशास्त्र अप्लाइड सोशियोलॉजी या विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणाओं को ऐतिहासिक सामाजिक उद्विकास के रूप में अध्ययन करता है। तीसरा है प्रयोगसिद्ध समाजशास्त्र इम्पीरिकल सोशियोलॉजी सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यक्ष व वस्तुनिष्ठ पद्धतियों द्वारा संकलन है। इन तथ्यों के साथ विशुद्ध विज्ञान की अवधारणाओं का उपयोग अत्यावश्यक है यदि हम सामाजिक उद्विकास के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है। सामाजिक सत्व मतलब सोशल एंटिटीज। टॉनिज की विचारधारा का मूल भाव सामाजिक सत्व। सामाजिक सत्वों से तात्पर्य मानव इच्छा की उपज है। दूसरे शब्दों में इच्छा करने की उन प्रक्रियाओं से है जो कि क्रिया करने की व्यक्ति की प्रवृत्तियों में पनपती है। इच्छा करने की ये प्रक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली है सावेबी स्वाभाविक इच्छा मतलब वैशन विल, ऑर्गेनिक और नेचुरल विल। और दूसरी होती है तर्कसंगत इच्छा जिसे क्यूर विल और रैशनल विल कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। पहली इच्छा की प्रकृति सामूहिक जबकि दूसरी की प्रकृति व्यक्तिक होती है। सामाजिक सत्वों को टॉनिज 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है सामाजिक संबंध सोशल रिलेशन, दूसरा है सामाजिक समष्टियां सोशल कलेक्टिव्स, तीसरा है सामाजिक निगम सोशल कॉर्पोरेशन। टॉनिज सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आदर्श नियमों को आवश्यक मानते हैं। आपने 3 प्रकार के आदर्श नियम बताए हैं। आदर्श नियमों को आवश्यक मानते हैं। आपने 3 प्रकार के आदर्श नियम बताए हैं। पहला है आदेश मतलब ऑर्डर, दूसरा है कानून मतलब लॉ, तीसरा है सदाचार मतलब मॉडलिटी। अब हम पढ़ेंगे विल्फ्रेड पेरेटो के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1848 में और मृत्यु हुई थी 1923 में। प्रकारवादी विचारक विल्फ्रेड पेरेटो एक इटालियन समाजशास्त्री हैं जिनका जन्म 15 जुलाई 1848 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। इनके पिता इटालियन थे, माता फ्रांसीसी थी और पत्नी रूसी थी। पेरेटो का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं था तथा वह निरंकुशता का समर्थक था। लिशोन विश्वविद्यालय में पेरेटो का शिष्य मुसोलिनी था जो इटली का तानाशाह बना और पेरेटो को विदेश मंत्री नियुक्त किया। पेरेटो को फासिस्टवाद का पैगंबर प्रोफेट ऑफ फासिज्म कहा जाता है। पेरेटो का यह मानना है कि जिस प्रकार भौतिक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था समाज मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से मिलकर बना है। मानवीय संवेदनाएं 2 प्रकार की क्रिया को जन्म देती हैं। एक है तार्किक क्रिया मतलब लॉजिकल एक्शन। इस प्रकार की क्रिया में व्यक्ति लाभ हानि की दृष्टि से कार्य करता है और यह अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। तार्किक क्रिया के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है वैश्विक लक्ष्य और दूसरा होता है साधन। दूसरा इन्होंने बताया अतार्किक मतलब अतर्कसंगत क्रिया नॉन लॉजिकल एक्शन। इस प्रकार की क्रिया ना तो लाभ हानि और ना ही उचित अनुचित को ध्यान में रखकर की जाती है। इस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र में किया जाता है। पेरेटो के अनुसार समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का तार्किक प्रयोगात्मक अध्ययन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। पेरेटो को इन रेखाचित्र द्वारा समझाया जा सकता है। इन्होंने 2 प्रकार की क्रिया की बात की है मानवीय संवेदनाएं के आधार पर। पहली है तर्कसंगत क्रिया और दूसरी है अतर्कसंगत क्रिया। तर्कसंगत के लिए व्यक्ति का होता है लक्ष्य निर्धारित होता है और तार्किक आधार पर व्यक्ति क्रिया करता है, और अतर्क संगत में व्यक्ति का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, वह अतार्किक अपनी भावनाओं में बहकर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करता है। तर्क संगत क्रिया किसमें होती है? अर्थशास्त्र में होती है, और अतर्क संगत क्रिया किसमें होती है? समाजशास्त्र में होती है। क्रिया एक्शन इक्वल लॉजिकल एक्शन प्लस
नॉन लॉजिकल एक्शन। एक्शन लॉजिकल एक्शन इक्वल नॉन लॉजिकल एक्शन, मतलब इसे क्या कहेंगे, अवशेष कहा जाता है, रेजिड्यूस। अब हम जानेंगे रेजिड्यूस अवशेष होता क्या है। अवशेष अतार्किक क्रियाएं हैं। मानव के अतार्किक और बुद्धिहीन व्यवहारों को प्रेरित करने वाली भावनाओं, उद्योगों को अवशेष अवशिष्ट चालक रेजिड्यूस कहते हैं। इस प्रकार पेरेटो 6 प्रकार के अवशिष्ट चालक बताते हैं। पहला है सम्मिलन के चालक, कॉम्बिनेशन। दूसरा है समूह स्थायित्व के चालक, परसिस्टेंस। तीसरा है सामाजिकता के चालक, सोशियलिटी। चौथा है काम वासना के चालक, सेक्स रेजिड्यूस। पांचवा है व्यक्तित्व निर्माण के चालक, इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल। और छठा है बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति के चालक, नीड ऑफ एक्सप्रेसिंग सेंटिमेंट बाय एक्सटर्नल एक्ट्स। ध्यातव्य है कि पेरेटो अवशिष्ट चालक को मानवीय प्रकृति के रूप में दर्शाते हैं, जिनसे प्रेरित होकर व्यक्ति क्रियाएं करते हैं। अवशिष्ट चालक व्यक्ति को संचालित करने वाले मनोभाव व संवेदनाएं हैं। जिस व्यक्ति में उसकी उपस्थिति होती है वह वैसा ही व्यवहार करता है। पेरेटो सम्मिलन के चालक को लोमड़ी मतलब फॉक्स तथा समूह स्थायित्व के चालक को शेर मतलब लॉयन की उपमा देते हैं। अर्थात समाज में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक वह जो समय अनुसार परिवर्तन लाते हैं और उन्हें फॉक्स, तथा जो रूढ़िवादी होते हैं उन्हें लॉयन कहते हैं। शेर व लोमड़ी की अवधारणा मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से लिया गया है। भ्रांत तर्क, डेरिवेशन। भ्रांत तर्क ऐसे बुद्धिहीन तर्क होते हैं जो अवशिष्ट चालकों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को उचित बताते हैं। दूसरे शब्दों में, भ्रांत तर्क क्रियाओं का एक ऐसा व्यापक समूह है जिसके द्वारा कर्ता अपने व्यवहार की तार्किकता और औचित्य को स्थापित करने का प्रयत्न करता है। इन तर्कों को भ्रांत तर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समान या साधारण मत के विपरीत अतर्कसंगत व अप्रयोग सिद्ध व्यवहारों पर आधारित होते हैं। प्रचार, विज्ञापन, फैशन आदि इसी प्रकार के भ्रांत तर्कों पर आधारित व्यवहार हैं। पेरेटो के अनुसार अवशिष्ट चालक सार्वभौमिक तत्व है जो आधारभूत मानवीय मनोभावनाओं की प्रतिबंधित करते हैं, जबकि भ्रांत तर्क परिवर्तनशील तत्व है जिससे समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। अभिजन या संचार, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, सर्कुलेशन थ्योरी ऑफ इलिट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है पेरेटो की। इलीट फ्रांसीसी शब्द है जिसका सर्वप्रथम समाजशास्त्रीय प्रयोग विल्फ्रेडो पेरेटो ने किया। इलीट का तात्पर्य है समाज के किसी भी क्षेत्र में उच्च परिस्थिति प्राप्त सम्मानित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, नेता, अभिनेता आदि सभी इलीट्स हैं। पेरेटो ने मार्क्स के विपरीत समाज में परिवर्तन के लिए अभिजन को ही उत्तरदायी मानते हैं। मार्क्स सर्वहारा को उत्तरदायी मानते हैं, इसलिए मुसोलिनी ने इन्हें बुर्जुआजी मार्क्स कहकर संबोधित किया था। पेरेटो जिस अभिजन की बात करते हैं वह राजनीति के क्षेत्र का अभिजन है। राजनीति में 2 प्रकार के अभिजन होते हैं, एक होता है शासक वर्ग मतलब रूलिंग क्लास, दूसरा होता है गैर शासक वर्ग नॉन रूलिंग क्लास। शासक वर्ग की मूल अवधारणा जी मोस्का की है। राजनीतिक अभिजन के लिए पेरेटो ने शेर, लॉयन और लोमड़ी फॉक्स शब्दावली का प्रयोग किया है। राजनीतिक क्षेत्र में पेरेटो ने शेर और लोमड़ी का कॉन्सेप्ट यूज किया। आर्थिक क्षेत्र में सट्टेबाज, किरायाजीवी, स्पेक्युलेटर्स, रेंटियर्स और विश्वासी, बिलीवर्स का यूज किया। आदर्शात्मक क्षेत्र में विश्वासी और अविश्वासी मतलब बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का प्रयोग किया है।
पेरेटो का यह स्पष्टता मानना है कि समाज में जो भी परिवर्तन होता है वह मुट्ठी भर जनता के द्वारा या शक्तिशाली लोगों के द्वारा होता है, जिसे इलीट्स कहते हैं। इतिहास इन्हीं इलीट्स की कहानियों से भरा पड़ा है। अतः पेरेटो इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रगाह मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। पेरेटो का कल्याण संबंधी सिद्धांत। पेरेटो ने एक कल्याण संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसे विल्फ्रेड पेरेटो सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार वैध कल्याण सुधार से तात्पर्य ऐसे विशिष्ट परिवर्तन से है जिसके द्वारा बिना किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति बिगाड़े कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति में सुधार किया जाए। यह एक ऐसा बाजार विनिमय है जो किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है। इसे पेरेटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पेरेटो का कहना है कि सत्य की खोज करो, भले ही वह स्वर्ग में हो या नर्क में। किसने कहा है? पेरेटो ने कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। इस प्रकार बुर्जुआजी मार्क्स फासिस्टवाद के पैगंबर विल्फ्रेड पेरेटो को 19 अगस्त 1923 को स्वर्गवास हो गया। इनकी महत्वपूर्ण कृति है माइंड एंड सोसाइटी, जो 1935 में आई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। अब हम पढ़ेंगे पियरे बोर्दोई के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था 1930 में हुआ था, और जब ये पुस्तक लिखी गई है तब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, मतलब जीवित थे ये। जन्म स्थली फ्रांस और कर्म स्थली अल्जीरिया से संबंधित पियरे बोर्दोई आधुनिक समाजशास्त्री हैं। बोर्दोई ने मुख्यतः ज्ञान, संस्कृति और शक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन अनुसंधान किया है। बोर्दोई ने व्यक्तियों और सामाजिक व्यवस्थाओं के मध्य जो खाई दिखाई देती है उसे पाटने के लिए सिद्धांत विकास का कार्य किया है। सांस्कृतिक पूंजी मतलब कल्चरल कैपिटल के वितरण और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के बीच क्या संबंध है के लिए आपने सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत को जन्म दिया है। बोर्दोई ने वर्ग के विश्लेषण के लिए संपत्ति के 4 रूपों यथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक संपत्ति का उल्लेख किया है। किसका किसका? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक संपत्ति। इसी संदर्भ में उन्होंने वर्ग संस्कृति मतलब क्लास कल्चर की बात कही, जिसके माध्यम से प्रत्येक वर्ग की सांस्कृतिक विशिष्टताओं, समान विचारधारा, अनुभूति और व्यवहार को रेखांकित किया है। बोर्दोई ने फ्रांसीसी समाज में रुचि और शक्ति विषय की खोज अपनी पुस्तक डिस्टिंक्शन में किया है। इनके प्रमुख कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? इन्होंने सांस्कृतिक पूंजीवाद पर काम किया मतलब कल्चरल कैपिटल। दूसरा सांस्कृतिक पुनरुत्पादन मतलब कल्चरल रिप्रोडक्शन पर काम किया है। तीसरा सांस्कृतिक संरचनावाद कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म पर बात किया है। चौथा वर्ग संस्कृति मतलब क्लास कल्चर पर काम किया है। पांचवा सामाजिक पुनरुत्पादन मतलब सोशल रिप्रोडक्शन पर काम किया है। और छठा प्रभुत्व संस्कृति मतलब डोमिनेंट कल्चर पर काम किया। इसे ही कल्चरल कैपिटल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सी राइट मिल्स के बारे में। अमेरिकी उग्रवादी समाजशास्त्री, अमेरिकन रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म हुआ था 1916 में, मृत्यु हुई थी 1962 में। इन्होंने क्यूबा के यांकी सिटी का अध्ययन किया था। किसने? सी राइट मिल्स ने। मिल्स शक्ति की समाज की धुरी मानते हुए कहते हैं कि भिन्न भिन्न समाजों और भिन्न भिन्न युगों में शक्ति के स्वरूपों में बदलाव होता जाता है, किंतु शक्ति सदैव मानव के सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु रहती है। शक्ति के आधार पर वर्गों के में बदलाव अवश्य आता है, किंतु समाज का कोई ना कोई वर्ग शक्ति संपन्न और अन्य वर्ग शक्ति विहीन होते जाते हैं। मिल्स का मानना है कि अमेरिका में शक्ति का स्रोत शक्ति अभिजात है। शक्ति अभिजात तीन शक्तियों का सम्मिलन है, मतलब तीन शक्तियों का सम्मिलित रूप है। पावर इलीट,
जिसमें आर्थिक शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति होती है और सैनिक शक्ति होती है। इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री पावर। इसकी बात कौन करता है? सी राइट मिल्स करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देन आइए कुछ कॉन्सेप्ट देख लें, किसने किसको दिया। पेरेटो ने इलीट्स की अवधारणा दी, सच्चिदानंद ने हरिजन इलीट की दी। ये पीजीटी में पूछा गया था 2021 में जो एग्जाम हुआ था। सी राइट मिल्स ने पावर इलीट की बात की है। जी मोस्का ने शासक वर्ग मतलब रूलिंग क्लास और शासक वर्ग मतलब रूल क्लास की बात की है। ऑगस्ट कॉम ने अभिजात वर्ग मतलब पेट्रिसियन और श्रमिक वर्ग प्रोलेटेरिएट की बात की है। वेबर ने विलासी वर्ग मतलब लेजर क्लास की बात की है। जॉन बॉल्बी ने मातृक वंचना मतलब मैटरनल डेप्रीवेशन की बात की है। एडवर्ड फ्रैंकलिन ने आश्वेत बुर्जुआ मतलब ब्लैक बुर्जुआज की बात की है। लेस्टर फ्रैंक वार्ड ने सामाजिक अभिप्रेरित आयोजना मतलब सोशल टेलिसिस की बात की है। जॉर्जेस फर्डमैन ने कार्य के समाजशास्त्र की बात की है और नील स्मेल्सन ने संरचनात्मक तनाव सिद्धांत मतलब स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया है। शक्ति अभिजात ही समाज को संचालित व नियंत्रित करते हैं, जिसे मिल्स समादेश शक्ति मतलब कमांडिंग पावर कहते हैं। सी राइट मिल्स की प्रमुख पुस्तकें हैं। पहली है वाइट कॉलर सोसाइटी जो 1951 में आई थी। नेक्स्ट है कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर 1953 में आई थी। नेक्स्ट है पावर इलीट जो 1956 में आई थी। नेक्स्ट है द सोशल इमेजिनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, 1959 में आई थी। नेक्स्ट पुस्तक है लिस्टन यांकी द रेवोल्यूशन इन क्यूबा जो 1960 में आई थी। अब हम पढ़ेंगे सोरोकिन के बारे में। इनका पूरा नाम है पेट्रिम एलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन, रूसी समाजशास्त्री। सोरोकिन का जन्म 21 जनवरी 1889 को हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1968 में हुई थी। उत्तर पूर्वी रूस के टोरिया नामक स्थान पर हुआ था। सोरोकिन ने अपराध शास्त्र से स्नातक की उपाधि प्राप्त किया। 1917 की रूसी क्रांति में भी हिस्सा लिया, लेकिन क्रांति के परिणामों ने इन्हें निराश किया, जिसकी इनके द्वारा आलोचना की जाने लगी। 1922 ईस्वी में देशद्रोह के आरोप में देश निकाला कर दिया गया और अमेरिका चले गए। सन 1930 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। इन्हें रूसी अमेरिकन समाजशास्त्री भी कहा जाता है। 11 फरवरी 1968 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं आइए देख लें। बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। क्राइम एंड पनिशमेंट जो 1983 में पुस्तक आई थी। नेक्स्ट पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी 1919 में आई थी। नेक्स्ट पुस्तक है सिस्टम्स ऑफ सोशियोलॉजी 1920-21 में आई थी। नेक्स्ट पुस्तक है द सोशियोलॉजी ऑफ रेगुलेशन 1925 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी 1927 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट पुस्तक है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1928 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट पुस्तक है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स 1937 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट है द क्राइसिस ऑफ अवर एज 1940 में आई थी। मैन एंड सोसाइटी इन क्लैमिटी 1942 में ये पुस्तक आई थी। सोशल कल्चरल कॉजेलिटी स्पेस टाइम 1945 में ये पुस्तक आई थी। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी 1947 में ये पुस्तक आई थी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी 1948 में ये पुस्तक आई थी। अल्ट्यूरिस्टिक लव 1950 में ये पुस्तक आई थी। नेक्स्ट पुस्तक है फेट्स एंड फोइबल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजी 1956 में ये पुस्तक आई थी। द अमेरिकन सेक्स रेवोल्यूशन 1957 में ये पुस्तक आई थी। पावर एंड मॉरलिटी 1959 में ये पुस्तक आई थी। सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे 1966 में ये पुस्तक आई थी। तो मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक बता देती हूँ कौन कौन सी है। पहली पुस्तक है क्राइम एंड पनिशमेंट, मोस्टली लोग सदरलैंड समझ लेते हैं, तो ये इनकी पुस्तक है। देन है द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। कंटेम्प्रेरी
कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। द क्राइसिस ऑफ अवर एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। फिर है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। इसके बाद सोशलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। बाकी नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, ये पुस्तकें आप जरूर से याद कर लीजिएगा। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र, सोरोकिन समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा निर्मित प्रकारों, संगठनों इत्यादि के अध्ययन पर बल देते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला है एकता युक्त सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब सॉलिडेरिटी सोशल इंटरेक्शन। दूसरा है संघर्ष युक्त सामाजिक अंतःक्रिया, एंटागोनिस्टिक सोशल इंटरेक्शन। और तीसरा है मिश्रित सामाजिक अंतःक्रिया, मिक्स्ड सोशल इंटरेक्शन। शोर जो हो रहा है बैकग्राउंड में उसके लिए सॉरी, बाकी थोड़ा सा मैनेज करिए आप लोग। इन अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप 3 प्रकार के स्वरूप फॉर्म्स का निर्माण होता है। पहला है संगठित स्वरूप, मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। दूसरा है असंगठित स्वरूप, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तीसरा है विघटित स्वरूप, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। कौन करता है इसकी बात? सोरोकिन करते हैं। इससे 3 प्रकार के संबंधों का निर्माण होता है। पहला होता है पारिवारिक संबंध, मतलब फैमिलिस्टिक रिलेशन। दूसरा है अनिवार्य संबंध, कंपल्सरी रिलेशन। और तीसरा है संविदात्मक और मिश्रित संबंध, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अन्य संबंधों का समान विज्ञान है। सोरोकिन समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के व्यवस्थित न होने से काफी आहत हैं और कहते हैं कि संपूर्ण समाजशास्त्रीय क्षेत्र सावधानी पूर्वक आयोजित एक सुंदर बगीचा न होकर केवल अर्धव्यवस्थित एक राष्ट्रीय जंगल बना हुआ है। समाजशास्त्र का विशाल क्षेत्र फल प्रसू फूलों, स्टेराइल फ्लावर्स एंड घास पात से भरपूर है। आपका सुझाव है कि अगर समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना है तो इन बेकार की चीजों को अपने क्षेत्र से निकालना पड़ेगा। उपर्युक्त विवेचन को निम्न रेखाचित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन, जिसमें क्या होती है? एकता युक्त सामाजिक अंतःक्रिया होती है। दूसरा क्या होती है? संघर्ष युक्त सामाजिक अंतःक्रिया। और तीसरा क्या होता है? मिश्रित सामाजिक अंतःक्रिया। और इसके स्वरूप कैसे होते हैं? पहला होता है संगठित स्वरूप, दूसरा होता है असंगठित स्वरूप और तीसरा होता है विघटित स्वरूप। और इसमें किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? परिवार पारिवारिक संबंध, अनिवार्य संबंध और संविदात्मक और मिश्रित संबंध। आपको ये डायग्राम एक बार मैं छोटा करके दिखा देती हूँ एक साथ, तो शायद आप लोग को समझ में आए। तो ये देखिए, ये लिखा है सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें क्या होता है? ये एकता युक्त सामाजिक अंतःक्रिया की बात है, ये संघर्ष युक्त सामाजिक अंतःक्रिया और मिश्रित सामाजिक अंतःक्रिया। इसके स्वरूप कौन कौन से हैं? 3 स्वरूप है, संगठित स्वरूप, असंगठित स्वरूप और विघटित स्वरूप। इसमें किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? इसमें देखा जाए तो संगठित स्वरूप में पारिवारिक संबंध पाया जाएगा, असंगठित स्वरूप में अनिवार्य संबंध पाया जाएगा और विघटित स्वरूप में संविदात्मक और मिश्रित संबंध पाया जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण पर सोरोकिन के विचार मार्क्स स्त्रीकरण के केवल एक स्वरूप आर्थिक की बात करते हैं, जबकि सोरोकिन सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार अर्थात स्त्रीकरण के 3 स्वरूपों की चर्चा करते हैं। पहला आर्थिक स्त्रीकरण मतलब इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन, यह एक अस्थायी स्त्रीकरण है। दूसरा है राजनीतिक स्त्रीकरण मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन, या भी अस्थायी स्त्रीकरण है। तीसरा है व्यावसायिक स्त्रीकरण, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेटिफिकेशन। व्यावसायिक स्त्रीकरण क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतर व्यावसायिक स्त्रीकरण मतलब इंटर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेटिफिकेशन, 2 भिन्न भिन्न व्यवसायों के बीच ऊंच नीच की भावना को अंतर व्यावसायिक स्त्रीकरण कहते हैं, जैसे शिक्षक और क्लर्क आदि।
अंतरा व्यवसायिक स्त्रीकरण, इंट्रा ऑक्यूपेशनल स्ट्रेटिफिकेशन, एक ही व्यवसाय में ऊंच नीच की भावना या अंतरा व्यवसायिक स्त्रीकरण कहलाता है। जैसे प्रथम व द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट आदि। मानव द्वारा निर्मित व्यवस्था में स्त्रीकरण अनिवार्य है। सोरोकिन के अनुसार स्तर विहीन समाज सिर्फ कल्पना मात्र है, वास्तव में ऐसा समाज होता ही नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सोरोकिन का प्रमुख योगदान सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में रहा है। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में उन्होंने चक्रीय सिद्धांत मतलब साइक्लिकल थ्योरी को परिणित किया। इनके अनुसार यह माना जाता है कि समाजों का विकास तीन प्रकार की मानसिकताओं और संस्कृतियों के बीच होता है। पहले है एंद्रिक मतलब सेंसेट कल्चर। इसमें वास्तविकता को समझने के लिए इंद्रियों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा है विचारात्मक या भावनात्मक आइडेशनल ईश्वरीय या आध्यात्मिक चिंतन पर बल देना। तृतीय है आदर्शात्मक या आदर्शवादी आइडियलिस्टिक। यह उपयुक्त दोनों के बीच की संक्रमण अवस्था को प्रकट करती है, मतलब संतुलन को। किनके बीच के? एंड्रिक और विचारात्मक संस्कृति के। सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का यह सिद्धांत संस्कृति केंद्रित है। उनके अनुसार परिवर्तन सांस्कृतिक दशाओं के बीच उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव की यह प्रक्रिया विचारात्मक और इंद्रियक संस्कृतियों के बीच निरंतर चलती रहती है। परिवर्तन के दोनों छोर विचारात्मक और इंद्रियक के बीच आदर्शात्मक संस्कृति होती है, जो इन दोनों के समन्वित अर्थात भौतिक या आध्यात्मिक आदर्शों के मिश्रित रूप को प्रकट करती है। घड़ी के पेंडुलम की भांति परिवर्तन का पेंडुलम विचारात्मक और ऐन्द्रिक संस्कृति के बीच निरंतर घूमता रहता है। संस्कृति केंद्रित होने के कारण सोरोकिन को संस्कृति निर्धारणवादी मतलब कल्चरल डिटर्मिनेशन कहा जाता है। संस्कृति की व्यवस्था जिसमें बात किया विचारात्मक संस्कृति और इंद्रिय संस्कृति होती है, और इन दोनों की जो आदर्शात्मक स्थिति होती है उसे आदर्शवादी संस्कृति कहा जाता है। सोरोकिन सांस्कृतिक व्यवस्था को दो ध्रुवों विचारात्मक व इंद्रिय परक में विभाजित मानते हैं। उनके बीच व्यवस्था चक्कर काटती है, अतः सामाजिक परिवर्तन का ध्रुवीकरण का सिद्धांत पोलराइजेशन थ्योरी कहते हैं इसे। सोरोकिन के अनुसार किसी भी संस्कृति में परिपक्व एक सीमा तक होती है, अतः इसे सामाजिक परिवर्तन का सीमाओं का सिद्धांत लिमिट्स थ्योरी भी कहा जाता है। सोरोकिन का मानना है कि किसी भी संस्कृति में परिवर्तन के बीज उसके अंदर ही विद्यमान होते हैं, जो परिवर्तन के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिससे संस्कृतियों में परिवर्तन आता है। इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का अंतर्भूत सिद्धांत मतलब इमिनेंट चेंज थ्योरी कहते हैं। सोरोकिन ने सांस्कृतिक परिवर्तन सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। सन 1929 ईस्वी में सोरोकिन ने जिमरमैन के साथ ग्रामीण समाजशास्त्र पर एक भारी भरकम प्रामाणिक पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी की रचना की, जिसमें गांव एवं नगर की विशेषताओं के आधार पर एक सुस्पष्ट एवं तर्कसंगत अंतर विभाजन, जिसे ग्रामीण नगरीय द्विविभाजन रूरल अर्बन डायकोटोमी का उल्लेख किया गया। अब हम पढ़ेंगे टॉलकट पार्सन्स। इनका जन्म हुआ था 1902 में, मृत्यु हुई थी 1969 में। संरचनात्मक प्रकारवाद और आदर्शवादी प्रकारवाद व क्रियावादी सिद्धांतकार के रूप में चर्चित प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री टॉलकट पार्सन्स का जन्म 1902 में कोलोरेडो अमेरिका में हुआ था। लगभग 30 दशक तक पार्सन समाजशास्त्रीय क्षितिज पर चमकते रहे। ऐसा बहुत कम विद्वानों को नसीब होता है। सन 1927 में पार्सन्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रशिक्षक नियुक्त हुए तथा 1969 में अपनी मृत्यु तक इसी विश्वविद्यालय में जुड़े रहे। सन 1944 में
आप समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष बने और 1949 ईस्वी में आपको अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद और जर्मनी समाजशास्त्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन था? वो थे टॉलिज। और अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद का अध्यक्ष है पार्सन्स बनने का गौरव प्राप्त हुआ। पार्सन दुर्किम व मैक्स वेबर की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि दोनों विद्वान अनावश्यक बहस में पड़े हैं कि समाज महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति। पार्सन्स हेतु समाज और व्यक्ति अलग अलग नहीं है, अपितु दोनों एक ही हैं। जहाँ व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब है, वहीं समाज व्यक्तियों का समूह। इन्हें अलग अलग समझना एक सैद्धांतिक मूल है। पार्सन्स ने मैक्स वेबर की अधिकांश कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद किया। आपको समाजशास्त्र का सिद्धांतवेत्ता कहा जाता है। आपकी ख्याति आपकी कृतियों के कारण तो है ही, लेकिन आपने अपने योगदान से पूरी एक पीढ़ी को प्रभावित किया है। आपके विद्यार्थियों में किंग्सले डेविस, रॉबर्ट के मर्टन, रॉबिन विलियम्स, विल्बर्ट मूर आदि हैं। आज होमास और गॉफमैन जैसे समाजशास्त्री जो सिद्धांत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब पार्सन्स की देन है। इस प्रकार प्रख्यात अमेरिकी समाजशास्त्री समाजशास्त्र को श्रमबद्ध कर सन 1969 में इस दुनिया से चल बसे। इनकी प्रमुख कृतियां या पुस्तकें कौन कौन सी है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी 1939 में ये पुस्तक आई थी। टुवर्ड्स अ जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन विथ सील्स 1951 में ये पुस्तक आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द सोशल सिस्टम 1951 में आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। वर्किंग पेपर्स इन द थ्योरी ऑफ एक्शन विथ बेल्स एंड सील्स 1953 में ये पुस्तक आई थी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी विथ स्मेल्सन 1956 में ये पुस्तक आई थी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नाम से मैक्स वेबर की भी पुस्तक है, तो दोनों याद रखिएगा ऑप्शन में क्या दिया है। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी 1964 में ये पुस्तक आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सोसाइटीज एवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव परस्पेक्टिव 1966 में पुस्तक आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज 1971 में आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। पार्सन्स ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्होंने काफी कुछ लिखा। इस लिखावट को यदि एक सूत्र में बांधा जाए तो कहना होगा कि पार्सन्स की देन निम्न क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है सामाजिक क्रिया सिद्धांत, फिर सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत और प्रक्रियात्मक सिद्धांत, मतलब सोशल एक्शन थ्योरी, सोशल सिस्टम थ्योरी और फंक्शनल थ्योरी। सामाजिक क्रिया सिद्धांत, सोशल एक्शन थ्योरी। पार्सन्स ने 1937 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में अपने क्रिया सिद्धांत का उल्लेख किया है। उन्होंने क्रिया के संबंध में वेबर, पेरेटो, रिकार्डो और एडम स्मिथ जैसे आदि विद्वानों के विचारों को अस्वीकार करते हुए क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत, मतलब वॉलेंटरी थ्योरी ऑफ एक्शन प्रस्तुत किया। पार्सन्स के अनुसार पार्सन्स ने पहली बार अपनी क्रिया सिद्धांत को लक्ष्य से जोड़ा। आपके अनुसार सामाजिक क्रिया के लिए 3 शर्तों का होना आवश्यक है, अर्थात कोई भी क्रिया तभी सामाजिक हो सकती है जब उसमें निम्न बातें सम्मिलित हो। पहला कर्ता मतलब एक्टर, दूसरा परिस्थिति मतलब सिचुएशन, तीसरा अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। इनमें किसी के अभाव में सामाजिक क्रिया संभव नहीं है। पार्सन्स के अनुसार अभिप्रेरणा के 3 स्वरूप हैं। पहला है सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा, कैथेटिक मोटिवेशन, या व्यक्ति के सौंदर्य बोध से निर्धारित होती है। इसका संबंध व्यक्ति के मनोविज्ञान या मनोवृत्ति से है, जैसे व्यक्ति किस प्रकार का साहित्य, फिल्म, कविताएं आदि पसंद करेगा, इसका निर्धारण इस अभिप्रेरणा द्वारा होता है। दूसरा है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, कॉग्निटिव मोटिवेशन। इसमें सूचनाओं के आधार पर साधनों को इस तरह संयोजित किया जाता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तीसरा है मूल्यांकन अभिप्रेरणा, एवोल्यूटिव मोटिवेशन। चूंकि कर्ता का मुख्य उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, अतः यह उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं के बीच तुलना करना है, अतः उसका चयन करना है, तो उसे अधिकतम
संतुष्टि देगी। इस आधार पर पार्सन 3 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख करते हैं। पहला है अभिव्यंजक सामाजिक क्रियाएं। यह क्रिया भावनाओं अर्थात व्यक्ति के राग, द्वेष, प्रेम, घृणा आदि के आधार पर निर्धारित होती है। इसका उद्देश्य कर्ता हेतु भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त करना होता है। दूसरा है साधनात्मक और नैमित्तिक सामाजिक क्रियाएं। यह क्रिया व्यक्ति हेतु साधन है जिसके माध्यम से कर्ता अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, जैसे यूपीएससी की तैयारी करना। साधात्मक सामाजिक है जिससे व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनने के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तीसरा है नैतिक सामाजिक क्रिया। इस क्रिया का तात्पर्य व्यक्ति के पाप पुण्य या सही गलत के विचारों से है। यह व्यक्ति के आत्मत संतुष्टि से संबंधित है, जैसे गरीबों की मदद करना या वृद्धों का सम्मान करना आदि। पार्सन्स का मानना है कि कर्ता बेशक अपनी क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी क्रियाएं समाज के मूल्यों से निर्देशित होती है। पार्सन 3 प्रकार की सामाजिक मूल्यों की चर्चा करते हैं। पहला है अभिव्यंजक मूल्य, दूसरा है संज्ञानात्मक मूल्य, तीसरा है नैतिक मूल्य। इस प्रकार पार्सन्स मानते हैं कि कर्ता सामाजिक क्रियाएं इसलिए करता है क्योंकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सामाजिक मूल्यों के विपरीत जाकर संतुष्टि प्राप्त करना नहीं चाहता। इसे निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया जा सकता है। कर्ता, परिस्थिति, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला है सौंदर्यात्मक, दूसरा संज्ञानात्मक और तीसरा है मूल्यांकनात्मक। सामाजिक क्रिया ये भी 3 प्रकार की होती है: अभिव्यंजक, नैमित्तिक और नैतिक सामाजिक क्रिया। इस प्रकार पार्सन के क्रिया सिद्धांत को स्वैच्छिक क्रिया मतलब वॉलेंटरी एक्शन थ्योरी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो उनके बीच क्रियाओं का आदान प्रदान होता है, जिसे अंतःक्रिया कहते हैं। समाजशास्त्र वस्तुतः विभिन्न अंतःक्रिया की भूमिकाओं की एक व्यवस्था है। ध्यातव्य है कि अंतःक्रिया 2 व्यक्तियों या समूहों के बीच ना होकर 2 परिस्थितियों के बीच होती है। यही पार्सन कहना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को मानक व मूल्यों के अनुसार पूरा करता है। जब अंतःक्रिया निरंतर होती है तो उनके बीच सहमति विकसित होती है और इस प्रकार अंतःक्रियाओं के प्रतिमान संबंध बन जाते हैं। कालांतर में ये प्रतिमान संस्था का रूप, संस्थात्मक रूप, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार के संरचनात्मक प्रतिमानों का अवधारणात्मक स्तर पर सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार संस्थाकरण मतलब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पार्सन्स के अनुसार एक प्रक्रिया और संरचना दोनों है। क्रिया, अंतःक्रिया, प्रतिमान, संबंध, संस्था और व्यवस्था। संस्थाकरण इक्वल संरचना, प्रतिमान प्लस प्रक्रिया। सामाजिक क्रिया 3 व्यवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सामाजिक व्यवस्था, दूसरा सांस्कृतिक व्यवस्था, तीसरा है व्यक्तित्व व्यवस्था। जब एक से अधिक कर्ता मानक और मूल्यों के अनुसार परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो यह अंतःक्रिया निरंतर होती है, तो इसे सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। परिस्थिति व भूमिका व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं। सांस्कृतिक व्यवस्था में मूल्य प्रधान होते हैं। इसमें मूल, विश्वास, प्रतीक इस तरह पारस्परिक रूप से जुड़े होते हैं कि अपने आप में एक व्यवस्था बन जाती है। व्यक्तित्व व्यवस्था और कुछ ना होकर मनुष्य की मनोदशा को बढ़ाने वाली अभिप्रेरणाओं, विचारों और संवेगों की व्यवस्था है। ये तीनों अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है, क्योंकि अंतःक्रिया व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बीच में होती है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था और कुछ ना होकर व्यक्तियों के बीच होने वाली बार बार दोहराई जाने वाली अंतःक्रियाएं हैं, जो कालांतर में संस्था का रूप ले लेती हैं। अतः अंतःक्रियाएं का संस्थाकरण ही सामाजिक व्यवस्था है। इस प्रकार के संस्थागत प्रतिमानों को अवधारणात्मक स्तर पर सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार पार्सन सामाजिक व्यवस्था की इकाई
पार्सन सामाजिक व्यवस्था के 3 लक्षण बताते हैं। पहला है विभिन्न भागों में पारस्परिक निर्भरता। व्यवस्था के विभिन्न भाग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह पारस्परिक निर्भरता व्यवस्था की केंद्रीयता व्यवस्था का एक गुण है, जो कि अंग आपस में प्रक्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जिन्हें श्रम विभाजन भी कहा जाता है। एक अंग की गड़बड़ी सभी अंगों को प्रभावित करती है, तो उसे व्यवस्था कहते हैं। जाति व्यवस्था इसका दृष्टांत है। दूसरा है व्यवस्था में एक सीमा तक स्थायित्व। यद्यपि व्यवस्था के अंगों में बदलाव आता है, स्वयं संस्था भी बदलती है, फिर भी व्यवस्था का समय अनुकूलन मतलब इक्विलिब्रियम ब्लिरियम बराबर बना रहता है। व्यवस्था में परिवर्तन। यद्यपि सामाजिक व्यवस्था यथास्थिति को बनाए रखती है, फिर भी पार्सन्स कहते हैं कि इसमें परिवर्तन आता है। जब पार्सन्स परिवर्तन की चर्चा करते हैं, तो इससे उनका अर्थ यह है कि व्यवस्था जहां एक ओर यथास्थिति बनाए रखती है, वहीं लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुकूलन भी करती है। यह अनुकूलन ही व्यवस्था को बनाए रखता है। जब भी कोई व्यक्ति समूह अंतःक्रिया करता है, तो उसके सामने दुविधा या सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर इस असमंजस से व्यक्ति को ना निकाला जाए, तो क्रिया को आसानी से नहीं कर पाएगा। अतः अभिविन्यास प्रकारांतर पैटर्न वेरिएबल्स के द्वारा कर्ता को दुविधा से छुटकारा मुक्ति दिलाने का प्रयास या मूल्य को जोड़ा है, जिनका महत्व समाज की प्रकृति के अनुसार होता है। पैटर्न वेरिएबल्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला है भावात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता, अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। दूसरा है सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद, यूनिवर्सलिस्टिक वर्सेस पर्टिकुलरिस्टिक। तीसरा है आत्म उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्मुखता, मतलब सेल्फ वर्सेस कलेक्टिविटी। चौथा है प्रदत्त बनाम अर्जित, एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीव्ड। पांचवा है विषण बनाम विनिर्दिष्टता, डिफ्यूजन्स वर्सेस स्पेसिफिसिटी। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पार्सन कुछ पूर्व आवश्यक शर्तें बताते हैं, जिनके बिना व्यवस्था जिंदा नहीं रह सकती। पार्सन के इस सिद्धांत को प्रक्रियात्मक फंक्शनल थ्योरी कहते हैं। पार्सन 4 प्रकार की प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकताएं फंक्शनल प्री रिक्वेस्टिक थ्योरी बताते हैं। ये कौन कौन से हैं? इनमें 2 अर्थात अनुकूलन एडेप्शन, लक्ष्य गोल बाह्य या लक्ष्यात्मक है, जबकि एकीकरण इंटीग्रेशन यथास्थिति लेटेंसी आंतरिक व साधनात्मक है। अनुकूलन होता क्या है, आइए जानते हैं। एडेप्शन भौतिक तत्वों में सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया। पार्सन इसे आर्थिक व्यवस्था कहते हैं, द इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा है गोल, प्रत्येक व्यवस्था का कोई ना कोई साधनों की लक्ष्य पूर्ति में लगाना तभी संभव है जब शक्ति का प्रयोग किया जाए। राज्य की शक्ति संस्था का प्रयोग करती है। पार्सन इसे राजनीतिक व्यवस्था द पॉलिटी कहते हैं। परंपरागत समाज और आधुनिक समाज में अंतर क्या होता है, ये देखते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी, भावात्मकता होती है और आधुनिक समाज में क्या होता है, भावनात्मक तटस्थता होती है। परंपरागत समाज में विशिष्टतावाद होता है और आधुनिक समाज में सार्वभौमवाद होता है। परंपरागत समाज में सामूहिक उन्मुखता पाई जाती है, आधुनिक समाज में आत्म उन्मुखता पाई जाती है। विचरण डिफ्यूजनेस परंपरागत समाज में पाया जाता है, विशिष्टता आधुनिक समाज में पाई जाती है। प्रदत्त परंपरागत समाज होता है और अर्जित क्या होता है, आधुनिक समाज होता है। तीसरा है एकीकरण इंटीग्रेशन। समाज व्यवस्था में अनेक उपव्यवस्थाएं होती हैं। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था आदि उपव्यवस्थाओं का परस्पर ऐसा संतुलन होना चाहिए कि सभी मिलकर समाज व्यवस्था को चलाने में सहायक हो। अतः सभी उपव्यवस्थाओं को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य एकीकरण कहलाता है। पार्सन्स इसे सांस्कृतिक व सामुदायिक संगठन की व्यवस्था कहते हैं। यह कार्य समाज में धर्म और कानून करता है। यथास्थिति मतलब लेटेंसी, व्यवस्था जैसे पहले थी वैसे बनाए रखने की जिम्मेदारी इस पूर्व आवश्यक शर्त की है। यह कार्य समाज में परिवार
और शिक्षा व्यवस्था करती है। यथास्थिति दो प्रकार की समस्याओं का निदान करती है। पहला है प्रतिमान अनुरक्षण, पैटर्न मेंटेनेंस और बाउंड्री मेंटेनेंस। दूसरा है तनाव प्रबंधन मतलब टेंशन मैनेजमेंट। लक्ष्य प्राप्ति में सदस्यों के बीच तनाव को दूर रखना। तनाव दूर रखने के दो तरीके हैं। पहला है संस्थागत समय सारणी और संस्थागत प्राथमिक प्राथमिकताएं, इंस्टीट्यूशनल रूटीन और इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। जब तनाव प्रबंधन भी काम ना आए तो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए या व्यवस्था के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुनय, अवरोधन और पृथक्करण, परसुएशन, इंसुलेशन और आइसोलेशन। पार्सन तनाव प्रबंधन में समाजीकरण को आवश्यक मानते हैं। समाजीकरण के लिए दो संस्थाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला है प्राथमिक संस्था मतलब प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, परिवार प्रमुख प्राथमिक संस्था है जिसके द्वारा दो आधारभूत व महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। पहला है व्यक्तित्व का निर्माण, दूसरा है व्यक्तित्व का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी। परिवार व कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है द्वितीयक संस्थाएं मतलब सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, जिसे के उदाहरण क्या है वेश्यावृत्ति। वेश्याओं को समाज के लिए सेफ्टी बॉल कहा जाता है जो व्यक्तियों को नियंत्रित रखती हैं। इसे निम्न आरेख द्वारा स्टेप स्पष्ट किया जाता है। एजिल मॉडल, सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं इसे, एजिल मॉडल बोलते हैं। ए से अर्थव्यवस्था, जी से राज्य व्यवस्था, गोल एडेप्शन, आई से इंटीग्रेशन धर्म और कानून करता है और एल से लेटेंसी शिक्षा और परिवार। सामाजिक नियंत्रण के साधनों के रूप में धार्मिक संस्कारों के अलावा द्वितीय संस्थाओं का भी उल्लेख किया है। इस संबंध में पार्सन ने अमेरिकन युवक संस्कृति का उदाहरण दिया। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक नियमों या संस्थागत व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार या कार्य पर पुरस्कार देने और विपरीत कार्य करने का उल्लंघन करने पर दंडित करने की रीति है। ये भी सामाजिक नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। सामाजिक नियंत्रण के आधारभूत साधन संस्थागत रूप से संगठित एक समाज व्यवस्था की स्वाभाविक अंतःक्रिया में पाए जाते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के चार संरचना तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है नातेदारी, विवाह संबंधी या रक्त संबंधी। दूसरा है सामाजिक स्त्रीकरण, पुरस्कार एवं दंड। तीसरा है शक्ति व्यवस्था, शारीरिक शक्ति। और चौथा है धर्म एवं मूल्य संगठन। सामाजिक व्यवस्था की संरचना के प्रकार। पार्सन्स ने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में मुख्य रूप से चार प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का विचार दिया है। आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना की अवधारणा में अंतर किया है। सामाजिक व्यवस्था की अभिव्यक्ति सिद्धांतों के समग्र रूप से होती है जिसके माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिकाएं संबंधित तत्वों का संगठन होता है। दूसरी ओर सामाजिक संरचना उस विशिष्ट प्रकार को प्रतिबंधित करती है जिसमें अंतःक्रिया की स्थिति में ये भूमिकाएं साथ साथ संस्थित और संगठित होती है। पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था की सरकार के चार प्रकार बताए हैं। कौन कौन से चार प्रकार हैं? पहला है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, द यूनिवर्सलिस्ट अचीवमेंट पैटर्न। दूसरा है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान मतलब द यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न। तीसरा है विशिष्टतावादी अर्जित प्रतिमान, द पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न। और चौथा है विशिष्टतावादी प्रदत्त प्रतिमान, द पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न। पार्सन के शब्दों में सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। इस प्रकार पार्सन सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों का उल्लेख करते हैं जिनसे संरचना निर्मित होती है। संस्थाओं से एजेंसियों की करते हैं, सामाजिक प्रतिमानों की बात करते हैं, समूह, उपसमूह तथा
परिस्थिति और भूमिका की बात पार्सन्स के द्वारा की गई है। विसंगति एनोमी का वर्णन पार्सन ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में किया है। विसंगति की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्ता अपने दबावों और संघर्षों को संस्थागत साधनों द्वारा दूर ना करके ऐसे तरीकों से दूर करने का प्रयत्न करता है जिसकी स्वीकृति समाज नहीं देता, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था में विघटन की दशा उत्पन्न होती है। पार्सन सामाजिक स्त्रीकरण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को आवश्यक व अवश्यभावी मानते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण पुरस्कार एवं दंड का निर्धारण मनमाने ढंग से नहीं किया जाता, बल्कि निम्न 3 आधारों पर किया जाता है: गुण, व्यवहार कुशलता और मिल्कियत। उपर्युक्त तीनों आधारों का मूल्यांकन समाज के केंद्रीय मूल्य प्रतिमानों के अनुसार किया जाता है, जो इस प्रकार है: अनुकूलन मतलब एडेप्शन, ए से इसको डिनोट करते हैं; लक्ष्य प्राप्ति मतलब गोल; एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन; और प्रतिमान स्थिरता मतलब लेटेंसी। पार्सन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था से संबंधित 3 संस्थाएं हैं: संबंधात्मक संस्थाएं समाज व्यवस्था में, नियामक संस्थाएं व्यक्तित्व व्यवस्था में, और सांस्कृतिक संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था में। अब हम पढ़ेंगे मैलिनोवस्की के बारे में। इनका पूरा नाम था बोनिस्ला कैस्पर मैलिनोवस्की। इनका जन्म हुआ था 1884 में, मृत्यु हुई थी 1942 में। भौतिक शास्त्री व गणित शास्त्री मैलिनोवस्की का जन्म पोलैंड के क्रेको शहर में 7 अप्रैल 1884 को हुआ था। मैलिनोवस्की ने जेम्स फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बॉफ 1890 को कई बार अध्ययन किया, जिसने उन्हें मानवशास्त्र की ओर उन्मुख किया। वे पापुआ न्यू गिनी के अध्ययन के लिए 1914 में ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण उन्हें टोबियांडा द्वीप भेज दिया गया। मैलिनोवस्की प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने टोबियांडा का सहभागी अवलोकन विधि से अध्ययन किया। टोबियान द्वीप में जहां मैलिनोवस्की का कैंप लगा था, उसी के बगल में जनजातियों का जादूगर रहता था, जिसका प्रभाव मैलिनोवस्की के अध्ययन पर पड़ा। आपने दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों का भी अध्ययन किया। 1938 ईस्वी में अमेरिका गए, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रोक लिया गया। यहाँ येल विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। अमेरिका में न्यू हेवन शहर में 16 मई 1942 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब इनकी प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं। बुक्स कृतियाँ: द फैमिली एमंग द ऑस्ट्रेलियन अबोर्जिनीज। इस पुस्तक में ब्राउन ने अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बताया। किसने? रेप्टिल ब्राउन ने बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी 1926 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी 1927 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस 1929 में ये पुस्तक आई थी। कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक 1935 में ये पुस्तक आई थी। आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1944 में पुस्तक आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन 1944 में पुस्तक आई थी। द डायनेमिक ऑफ कल्चरल चेंज 1945 में ये पुस्तक आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस 1948 में ये पुस्तक आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म 1957 में ये पुस्तक आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैलिनोवस्की व्यक्ति को समाज से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव की आवश्यकताएं ही इनके अध्ययन के केंद्रीय वस्तु है। इन्हें व्यक्तिवादी प्रकारवादी, सांस्कृतिक प्रकारवादी और जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी भी कहा जाता है। मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति का निर्माण मानव ने स्वयं किया है। मैलिनोवस्की आवश्यकताओं के सिद्धांत द्वारा संस्कृति की व्याख्या करते हैं। आपके अनुसार मानव की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। पहला है प्राथमिक या जैव की आवश्यकताएं, मतलब पोषण, प्रजनन, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, शारीरिक आराम। दूसरा है व्युत्पन्न या साधक आवश्यकताएं, मतलब द्वितीयक आवश्यकताएं, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, कानून आदि की आवश्यकता। तीसरा है समन्वयकारी आवश्यकता, ज्ञान, जादू, धर्म, खेलकूद, करुणा जैसी मानसिक व नैतिक एकीकरण वाली आवश्यकताएं। आधारभूत आवश्यकताएं और सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं। व्यवस्था, संस्था, संगठन, शरीर पोषण, प्रजनन,
शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? आधारभूत मूलभूत आवश्यकताएं। सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं? भोजन, नातेदारी, आवास गृह घर, सेना प्रतिरक्षा, गतिविधि, प्रशिक्षण ट्रेनिंग, आरोग्य शास्त्र और अस्पताल। अब मेलिनोव्स्की के धर्म संबंधी विचार को देख लेते हैं। मेलिनोव्स्की धर्म को भी आवश्यक पूर्ति में सहायक मानते हैं, आवश्यकता पूर्ति में सहायक मानते हैं। धर्म व्यक्ति को अनिश्चितताओं पर विजय प्राप्त करने में सहयोग देता है। धर्म की व्याख्या मेलिनोव्स्की मृत्यु से करते हैं और दुर्खाइम की ही तरह धर्म को सामाजिक तथ्य मानते हैं। आपका मानना है कि मृत्यु एक सामाजिक घटना है जिसमें क्षति समाज की होती है, इसलिए व्यक्ति सामूहिक रूप से शोक मनाते हैं। इस प्रकार की सामूहिक एकता उस क्षति को कुछ कम कर देते हैं। अतः धर्म नैतिक सुदृढ़ता के लिए, मानसिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। जादू संबंधी विचार। मेलिनोव्स्की जादू को भी मानवीय आवश्यकता पूर्ति में सहायक मानते हैं। इनका कहना है कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। जादू मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है सफेद जादू मतलब व्हाइट मैजिक, अच्छे कार्यों के लिए की जाने वाली विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। दूसरा होता है काला जादू ब्लैक मैजिक, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए की जाने वाली क्रियाएं सम्मिलित है। इसमें सोर्सरी तथा विचक्राफ्ट दोनों सम्मिलित है। सोर्सरी में कर्मकांडों का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसी को बचाने का प्रयास किया जाता है, मतलब इसे व्हाइट मैजिक के अंतर्गत आप रख सकते हैं, जैसे ओझा। जबकि विचक्राफ्ट में किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जैसे डायन, इसे आप ब्लैक मैजिक के अंतर्गत रख सकते हैं। ज्ञातव्य है कि सोर्सरी तथा विचक्राफ्ट की अवधारणा इवांस प्रिचार्ड की है, जिन्होंने अफ्रीका की न्यू जनजाति का अध्ययन किया। मेलिनोव्स्की धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। मेलिनोव्स्की द्वारा प्रेम जादू लव मैजिक का भी उल्लेख किया गया, जो सफेद जादू का ही एक स्वरूप है। सफेद जादू को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है तथा सामूहिक कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि काला जादू को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है क्योंकि इसका उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है। मेलिनोव्स्की का प्रकारवाद। मेलिनोव्स्की के प्रकारवाद की व्याख्या में संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। मेलिनोव्स्की के अनुसार मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति का निर्माण किया है। इस प्रकार संस्कृति के अंगों द्वारा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से किया जाने वाला योगदान ही उसका प्रकार है। इस प्रकार संस्कृति के अंगों द्वारा कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति अवश्य होती है। अतः मेलिनोव्स्की के प्रकारवाद को व्यक्तिवादी प्रकारवाद, सांस्कृतिक प्रकारवाद और जैव सांस्कृतिक प्रकारवाद कहते हैं। मेलिनोव्स्की ने अपनी पुस्तक क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी में आदिकालीन समाज में पाए जाने वाले कानून अपराध प्रथाओं का विस्तृत उल्लेख किया है। आदिम समाज में पाए जाने वाले कानून प्रथा पर आधारित होते हैं, जिनका उल्लंघन होने पर उसके बारे में निर्णय करने का नातेदारी या गांव के बड़े बूढ़ों को प्राप्त होता है। व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध समाज के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि इसलिए व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता है। कानून के पालन की कोई औपचारिक संस्था विद्यमान नहीं है। अब हम पढ़ेंगे रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में, जिनका पूरा नाम है अल्फ्रेड रेगनाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन। इनका जन्म हुआ था 1881 में, मृत्यु हुई थी 1955 में। अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन का जन्म 17 जनवरी 1881 को इंग्लैंड के बर्मिंघम स्पारबुक नामक स्थान पर हुआ। आपका देहांत दक्षिण अफ्रीका में ग्राहम टाउन में 24 अक्टूबर 1955 को हुआ। अल्फ्रेड केवल 5 वर्ष का ही था कि उसके पिता का निधन हो गया। परिवार का पालन पोषण करने के लिए मां को नौकरी करनी पड़ी। ब्राउन का बचपन बहुत कठिनाइयों एवं संघर्ष में बीता। आपकी स्कूली शिक्षा बर्मिंघम में हुई। तत्पश्चात वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां ट्रिनिटी कॉलेज में नैतिक विज्ञान का अध्ययन किया। कैम्ब्रिज में आप 2 मानवशास्त्री WHR रिवर्स तथा SC हेडन के संपर्क में आए। इनसे प्रभावित होकर आप भी मानवशास्त्र में रुचि लेने लगे। 1906 में आपको निजाति शास्त्र मतलब एथनोलॉजी में अध्ययन के लिए एंथनी विल्किन छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
इस छात्रवृत्ति और रॉयल सोसाइटी तथा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से वह अंडमान द्वीप समूह गया। वहां उसने 1908 में क्षेत्रीय शोध कार्य किया। ट्रिनिटी कॉलेज में वह तुलनात्मक समाजशास्त्र पढ़ाने लगा। उसके क्रांतिकारी विचारों के कारण उसका नाम एनआरकी ब्राउन पड़ गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब 1931 में आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द अंडमान आइसलैंडर 1908 में आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1936 में आई थी। सामाजिक मानवशास्त्र के ब्राउन तुलनात्मक समाजशास्त्र कहते हैं। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज 1950 में ये पुस्तक आई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने संरचना की बात की है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में आई थी, मोस्ट फेमस एवं इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें इन्होंने प्रकारवाद का वर्णन किया है। आर नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी 1957 में ये पुस्तक आई थी, ब्राउन का संरचनावाद। इसमें बताया गया ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। ब्राउन संरचना को मूर्त मानते हुए निर्माणक तत्व व्यक्ति को मानते हैं। संरचना को प्रभावित करते हुए कहते हैं कि सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही है तथा स्वयं संरचना संस्थात्मक रूप से परिभाषित एवं नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों का एक व्यवस्थित रूप या क्रमबद्धता है। इस प्रकार ब्राउन संरचना के दो प्रकार बताते हैं। पहला है वास्तविक संरचना मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर या व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, परिवर्तन इसी में होता है या अस्थायी होता है। दूसरा है सामान्य संरचना मतलब जनरल स्ट्रक्चर या नियम, सामाजिक नियम, कानून प्रतिमान से संबंधित है या स्थायी होता है। ब्राउन का प्रकारवाद। रेडक्लिफ ब्राउन दुर्खाइम से प्रभावित थे। ब्राउन प्रकारवाद में दुर्खाइम को सामाजिक आवश्यकताओं के स्थान पर समाज की आवश्यक दशाओं की बात करते हैं। उनकी पूर्ति समाज के अंगों द्वारा की जाती है। एक आंशिक इकाई द्वारा पूर्ण इकाई को किया जाने वाला योगदान ही उसका प्रकार है। प्रक्रियात्मक एकता फंक्शनल यूनिटी की बात कौन करता है? रेडक्लिफ ब्राउन। संरचना के सभी अंग आपस में एकीकृत होकर उस संरचना को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिसे प्रक्रियात्मक एकता कहा जाता है। यूनोमिया या संरचना की स्वस्थ अवस्था है जिसमें सभी अंग सहयोग देकर उस संरचना को जीवित रखते हैं। दूसरा है डिस्नोमिया या संरचना की रोगग्रस्त अवस्था है जिसमें अंगों में सहयोग का अभाव होता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो संरचना बिखर भी सकती है। ब्राउन संरचना और प्रकार को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में जुड़ा हुआ मानते हैं। जीव विज्ञान से इनके लिए दो शब्दावलियों को लेते हैं। सामाजिक संरचना के लिए सामाजिक स्वरूप शास्त्र सोशल मॉर्फोलॉजी और सामाजिक प्रकार के लिए सामाजिक शरीर शास्त्र सोशल फिजियोलॉजी का प्रयोग करते हैं। सामाजिक स्वरूप शास्त्र से तात्पर्य समाजों के तुलनात्मक स्वरूपों अर्थात उनके वर्गीकरण, उनके प्रकार इत्यादि से है। जबकि सामाजिक शरीर शास्त्र में उन्होंने सामाजिक विषयों जैसे नैतिकता, कानून, शिष्टाचार, धर्म, सरकार, शिक्षा आदि को सम्मिलित किया। ये सामाजिक विषय उस जटिल यांत्रिकी संरचना के अंग हैं जिनके द्वारा सामाजिक संरचना का अस्तित्व बना रहता है। नातेदारी व्यवस्था किनशिप सिस्टम। ब्राउन ने अफ्रीका की थांगू और बांटू जनजाति का अध्ययन किया था। कहाँ की? अफ्रीका की, याद कर लीजिएगा। ब्राउन नातेदारी व्यवस्था को एक विधिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। नातेदारी व्यवस्था में दो प्रकार की एकता पाई जाती है जिसे सहोदर एकता मतलब कजिन यूनिटी और वंश एकता मतलब डिसेंट यूनिटी कहते हैं। ब्राउन के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नाते रिश्तेदार सम्मिलित हैं जो कि विवाह और रक्त संबंधों द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नातेदारी दो प्रकार की होती है, एक है विवाह संबंधी नातेदारी, दूसरा है रक्त संबंधी नातेदारी। राधा कमल मुखर्जी, इनका जन्म हुआ था 1889 में, मृत्यु हुई थी 1968 में। समाजशास्त्रीय क्षेत्र में सामाजिक मूल्यों से संबंधित अध्ययन कर्ता के रूप में ख्याति प्राप्त राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के बरहामपुर जिले में एक छोटे से कस्बे में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कलकत्ता में स्थापित गंदी बस्तियों ने मुखर्जी को अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की ओर
आकर्षित किया। गंदी बस्तियों के दूषित व अमानवीय वातावरण के बारे में अपनी पुस्तक द इंडियन वर्किंग क्लास में इन्होंने लिखा है कि इस असंख्य गंदी बस्तियों में मनुष्यता का निस्संदेह ही निर्दयता के साथ गला घोटा जाता है। नारीत्व का अपमान होता है और शिशुता को आरंभ से ही जहर पिलाया जाता है। 1921 से 58 तक लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। 1955 में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1958 में इन्होंने जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशन की स्थापना लखनऊ में की। सन 1968 तक इसके निदेशक बने रहे। इन्होंने गरीबों की काफी मदद की, इसलिए इनको गरीब मुखर्जी भी कहते हैं। निदेशक पद पर रहते हुए अगस्त 1968 में आप स्वर्ग सिधार गए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1916 में आई थी, डेमोक्रेसिस ऑफ द ईस्ट 1923 में ये पुस्तक आई थी, रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938 में ये पुस्तक आई थी, मैन एंड हिज हैबिटेशन 1940 में ये पुस्तक आई थी, इंडियन वर्किंग क्लास 1945 में ये पुस्तक आई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से पहली वाली पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, मैन एंड हिज हैबिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन वर्किंग क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरकास्ट टेंशन 1951 में ये पुस्तक आई थी, द सिटी इन ट्रांजिशन 1952 लखनऊ शहर के अध्ययन पर केंद्रित। ये पुस्तक अभी तक पूछी नहीं गई है, पूछने के चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस 1960 में ये पुस्तक आई, द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज 1964 में ये पुस्तक आई, द डायनेमिक्स ऑफ मोरल 1951 में ये पुस्तक आई है, द सिकनेस ऑफ सिविलाइजेशन 1964 में ये पुस्तक आई है, द डिस्ट्रिक्ट टाउन इन ट्रांजिशन 1964 में ये पुस्तक आई है, गोरखपुर शहर के अध्ययन पर केंद्रित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट द फिलोसफी ऑफ मैन 1966 में ये पुस्तक आई है, द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम 1971 में ये पुस्तक आई है, द वननेस ऑफ मैनकाइंड 1965 में ये पुस्तक आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन 1965 में ये पुस्तक आई। राधा कमल मुखर्जी एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता महसूस कर रहे थे जिसमें सभी विज्ञानों का समावेश हो। समाजशास्त्र को इसके लिए सर्वथा उपयुक्त मानते हैं। समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी कहते हैं। रॉबर्ट पार्क के समान मुखर्जी भी एक समाज को एक पारिस्थितिकी मानते हैं, अर्थात कोई भी समाज एक परिवेश पर्यावरण से घिरा होता है। इससे स्पष्ट है कि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक थे, समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान बनाना चाहते थे। राधा कमल मुखर्जी की रुचि मानव समाज पर नैतिक मूल्यों के प्रभाव के संबंध में एक लंबे समय से रही है। आपने मूल्यों को गहन अध्ययन किया। 2 पुस्तकों द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज की रचना की। मुखर्जी मूल्यों की उत्पत्ति एक समाज विशेष के सदस्यों द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु की जाने वाली रोजमर्रा की अंतःक्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे होती है। समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए समाज नियमाचारों, कानूनों, अपेक्षाओं के रूप में मानदंडों को जन्म देता है और कालांतर में समाज के सदस्यों के लक्ष्य और इच्छाएं बन जाते हैं। ये ही बाद में समाज के मूल्यों का रूप धारण कर लेता है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य समाज में मान्यता प्राप्त वे इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिनका आंतरिकरण, अनुकरण, सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। ये मूल व्यक्तिपरक वरीयताओं, मानकों और आकांक्षाओं का रूप धारण कर लेते हैं। मुखर्जी मूल्यों को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक है साध मूल, दूसरा है साधन मूल। इसे कहते हैं साध मूल को इंट्रिंसिक मूल। मानव के आंतरिक जीवन से संबंधित ऐसे लक्ष्य एवं तृप्तियां जिन्हें व्यक्ति व समाज दोनों ही मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं, वे मूल व्यक्ति के आचरण के अंग होते हैं, आंतरिक होते हैं और अभौतिक होते हैं। दूसरा होता है साधन मूल, मतलब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। साधन साध मूल्यों को प्राप्त करने, निर्वाह करने, विकसित करने में सहायता करते हैं। साध मूल विशिष्ट और अस्तित्व मतक होते हैं। ये बाह्य और भौतिक मूल्य हैं। मुखर्जी ने मूल्य और अवमूल्य नकारात्मक मूल्य में अंतर किया। समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत मानदंडों की उपेक्षा कर उनके विरुद्ध आचरण किया जाता है तो इसे सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन अथवा अवमूल्य कहा जाता है। राधा कमल मुखर्जी समाज में मूल्यों के संस्तरण, मतलब हायरार्की ऑफ वैल्यूज
को भी स्वीकार करते हैं। आपका मानना है कि समाज मूल्यों के स्तर में बटा हुआ है। मुखर्जी साध व साधन मूल्यों के आधार पर समाज के मूल्यों को 3 स्तर बताते हैं। पहला जैविक मूल्य, बायोलॉजिकल वैल्यूज, या बाह्य मूल्य या साधन मूल्य, जो व्यक्ति के जीने के लिए आवश्यक है। रोटी, कपड़ा, मकान साध्य मूल्य है। दूसरा है सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू, या भी बाह्य एवं साधन मूल्य है। तीसरा है आध्यात्मिक मूल्य, स्पिरिचुअल वैल्यू, या साध और आंतरिक मूल्य है। भारतीय संदर्भ में धर्म, अर्थ, काम साधन मूल्य है, तो मोक्ष आध्यात्मिक मूल्य है। अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत राधा कमल मुखर्जी ने दिया। इस प्रकार प्रोफेसर मुखर्जी को भारत में समाजशास्त्र विषय के उत्थान विकास में अमूल्य योगदान है। इनके द्वारा किया गया सामाजिक मूल्य की अवधारणा उन्हें प्रारंभिक विद्वान समाजशास्त्रियों के समकक्ष कर देता है। अब हम पढ़ेंगे रॉबर्ट किंग मर्टन के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1910 में और मृत्यु हुई थी 1990 के दशक में। आर के मर्टन का जन्म 1910 में फिलाडेल्फिया, अमेरिका में हुआ था। 1941 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से तत्पश्चात हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े। मर्टन पार्सन्स के शिष्य थे, लेकिन वैचारिक स्तर पर पार्सन के मुखर विरोधी थे। आपने अमेरिका की होपी जनजाति का अध्ययन किया तथा उसके वर्षा नृत्य प्रकारों के विश्लेषण का उल्लेख किया। मर्टन अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के विपरीत संस्था को महत्व न देकर प्रकार को महत्व देते हैं। आपके अनुसार नाक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सांस लेना महत्वपूर्ण है, चाहे वह नाक से लिया जाए या मुंह से। इनकी प्रमुख कृतियां, पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी पहली पुस्तक है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड, 1938 में आई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट द फोकस्ड इंटरव्यू, 1956 में पुस्तक आई थी। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, 1949, 1957, 1968 में आई थी। ये 3 एडिशन है इसके। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम विद निस्बेट ऑन द सोल्जर ऑफ गाइड्स, 1965 में पुस्तक आई थी। द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, 1973 में आई थी। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, ये इनकी पुस्तक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इनके कुछ सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। सामाजिक संरचना व नियमहीनता पर मर्टन के विचार। नियमहीनता एनोमी की अवधारणा मूलतः दुर्खिम की है। दुर्खिम के शब्दों में व्यक्ति पर जब सामूहिक चेतना का दबाव कम होता है तो उचित अनुचित का बोध समाप्त हो जाता है। सामाजिक नियंत्रणकारी बंधन टूट जाते हैं, व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हो जाती हैं और सामाजिक प्रतिमान शून्य हो जाते हैं, तो इस स्थिति को एनोमी कहते हैं। इसमें व्यक्ति किन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में होता है, जिसकी चरम परिणति क्या होती है? आत्महत्या होती है। रॉबर्ट मर्टन के अनुसार समाज की संरचना में ही एनोमी या विचरण के गुण छिपे रहते हैं। व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित सांस्कृतिक लक्ष्य को समाज द्वारा प्रदत्त संस्थागत साधन से प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उससे समायोजन करने की कोशिश करता है। इस प्रकार वह जिस प्रकार समायोजन स्थापित करेगा उसी प्रकार सामाजिक भूमिका होगी। यह समायोजन विचरणकारी समायोजन होता है। मर्टन यह बताते हैं कि सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति द्वारा स्वयं नए साधन प्रयोग लाए जाते हैं, जिसे तकनीकी कुशल साधन मतलब टेक्नोलॉजिकल इफिशिएंट मीन्स कहते हैं। इस प्रकार मर्टन अपने इनोमी सिद्धांत में 2 तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। पहला है सांस्कृतिक लक्ष्य मतलब कल्चरल गोल, दूसरा है संस्थागत साधन इंस्टीट्यूशनल मीन्स। इसमें समायोजन बैठाने पर व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल होता है, लेकिन उसके इस समायोजन को समाज में विचरणकारी समायोजन कहा जाता है। यह 5 प्रकार का होता है। पहला है अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी। इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य क्या होते हैं? स्वीकृत होते हैं। जहाँ पर प्लस होता है उसका मतलब होता है स्वीकृत और माइनस का मतलब होता है अस्वीकृत। इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य और साधन लक्ष्य क्या होता है? स्वीकृत होता है। नवाचार इनोवेशन में क्या होता है? सांस्कृतिक लक्ष्य स्वीकृत होता है और संस्थागत लक्ष्य क्या होता है? अस्वीकृत होता है। संस्कारवाद रिचुअलिज्म में क्या होता है? सांस्कृतिक लक्ष्य क्या होता है? अस्वीकृत होता है और संस्थागत लक्ष्य क्या है? स्वीकृत होता है।
प्रत्यावर्तन रिट्रीवलिज्म में सांस्कृतिक लक्ष्य क्या होता है, अस्वीकृत होता है, और संस्थागत लक्ष्य भी क्या होता है, अस्वीकृत होता है। और विद्रोही में क्या होता है, इसमें प्रचलित मूल्य को छोड़ना और नए मूल्यों का प्रतिस्थापन दोनों की अवस्था पाई जाती है। ये देख लिए लिखा है, प्लस का मतलब स्वीकृति होता है, माइनस का मतलब प्रचलित मूल्य को, माइनस और प्लस का मतलब नवीन मूल्यों का प्रतिस्थापन, और माइनस का मतलब क्या, अस्वीकृति होता है। मध्य स्तरीय, मध्य अभिसीमा व मध्यम मार्ग का सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी। सिद्धांत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है वृहद सामान्य सिद्धांत, जनरल मैक्रो जनरल थ्योरी, मुख्यतः प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत जो अनुभव आश्रित, सामान्यीकृत, सार्वभौमिक होते हैं, वृहद सिद्धांत कहे जाते हैं। दूसरा है लघु या अति सीमित सिद्धांत, माइक्रो थ्योरी, छोटे स्थानों वस्तुओं के अध्ययन पर आधारित सिद्धांत होते हैं। समाजशास्त्र में अभी मैक्रो थ्योरी की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैक्रो मैक्रो मतलब बृहद, माइक्रो थ्योरी का महत्व नहीं है, अतः हमें अभी मध्य स्तरीय सिद्धांतों मतलब मैक्रो और माइक्रो के बीच की स्थिति से काम चलाना चाहिए। प्रतिदिन की घटनाओं को परिसीमित करके सिद्धांत निर्माण करना चाहिए। जब सामाजिक घटना परिसीमित कर दी जाती है तो उसका नामकरण किया जाता है। इसे संदर्भ समूह व्यवहार या आदर्श शून्यता और नौकरशाही इत्यादि कहते हैं। मध्यवर्ती सिद्धांत वृहद और अति सीमित के बीच की स्थिति को कहते हैं, जो एक समानता पर आधारित व्यक्तियों या समूहों पर लागू होते हैं। मध्यवर्ती सिद्धांत निर्माण के लिए मर्टन ने 11 व्याख्या सूत्र एनालिटिकल पैराडाइम बताए हैं। सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण जब इन सूत्रों के अनुसार किया जाएगा तभी मध्यवर्ती सिद्धांत बनेंगे। प्रक्रियात्मक विश्लेषण के लिए उन इकाइयों को निर्धारित करना जिनसे प्रकार फलित होते हैं। प्रकार सामाजिक भूमिका, संस्था, संस्कृति, समूह, संगठन आदि कार्यों में देखे जा सकते हैं। दूसरा है अभिप्रेरक आंकड़ों की खोज करना। इससे पता चलता है कि किन विचारों और इरादों और इच्छाओं के कारण सामाजिक व्यवहार किया जा रहा है। सामाजिक घटनाओं के परिणाम का पता लगाना। सामाजिक घटनाओं के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। पहला है फंक्शनल मतलब प्रक्रियात्मक, दूसरा है डाई फंक्शनल मतलब अक्रियात्मक, तीसरा है अनावश्यक परिणाम मतलब नॉन फंक्शन, चौथा है प्रकट परिणाम मैनिफेस्ट फंक्शन, पांचवा है अप्रकट परिणाम मतलब लेटेंट फंक्शन। यह पता लगाना कि किसी इकाई का प्रक्रियात्मक प्रभाव कहाँ तक और किन इकाइयों पर पड़ रहा है। दूसरा, यह पता लगाना कि किसी व्यवस्था के जीवित रहने के लिए वास्तव में किन आवश्यकताओं की पूर्ति अनिवार्य है। यह पता लगाना कि किन तरकीबों से सामाजिक प्रकार होते हैं या विश्वसनीय हैं। यह पता लगाना कि गति और परिवर्तन कैसे चल रहे हैं। यह पता लगाना कि प्रक्रियात्मक विश्लेषण की वैचारिकी आइडियोलॉजी किस प्रकार विश्लेषण को प्रभावित कर रहा है। बर्टन का प्रत्येक पैराडाइम किसी न किसी बुनियादी खोज की ओर इंगित करता है, अर्थात सामाजिक घटना के विश्लेषण में अनुसंधानकर्ता को क्या क्या देखने और जानने का प्रयास करना चाहिए। व्याख्या के इन सूत्रों से विश्लेषण व्यवस्थित और तार्किक हो जाता है। यह भी पता चलता है कि दृष्टिगोचर व्यवहार किस प्रकार आदर्श व्यवहार से भिन्न है। इन सूत्रों से आत्म प्रधान तथ्यों सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स की भी पकड़ हो जाती है। प्रक्रियात्मक विश्लेषण में मर्टन का विशेष योगदान है। परिणामों के विश्लेषण के कारण है। परिणामों के स्वरूप प्रक्रियात्मक, अप्रक्रियात्मक, प्रकट और अप्रकट होते हैं। तो आज हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट हुआ। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था जिसे हमने 4 भागों में कंप्लीट कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कोई सजेशन चाहिए या मुझे सजेशन देना है तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही अब इसका नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी। धन्यवाद।